हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य का बात की जाती है। क्योंकि आप सभी ने लगभग सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा होगा जो 17 है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो इसमें भी बताया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें जो 3 नंबर का गोल है, इसमें पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है। हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है, उसके बाद में 4 नंबर पे एजुकेशन को कहा गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तो आप बताइएगा आज का दिन आपका कैसा रहा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे थे, ठीक है। यानी मेडिवल हिस्ट्री जो थी उसको शुरू करने जा रहे थे। मेडिवल हिस्ट्री से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो प्री हिस्ट्री या फिर प्री एंशियंट हिस्ट्री कह सकते हैं। पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। कई बार जैसे क्या होता है कि मान लीजिए पूछा 2021 के जो RO ARO का पेपर था, 2020-21 का जो था, ठीक है। इसमें RO ARO का पेपर था, RO ARO का पेपर था। इसमें क्या था, संवत के बारे में पूछा था, ठीक है। कि क्यों संवत का दिया गया था, एक तरफ संवत दिया गया थे, ठीक है। यानी एक तरफ जो था संवत दिया गया था, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो राजा थे उनके बारे में बताया गया था, तो उनसे संबंधित मिलान करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं एक बार से कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं छूट ना जाएं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसी में से आए, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे से भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको एक देखना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखने से पहले इससे पहले हम कुछ इन भारत के अंतर्गत देखने से पहले इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे क्या है कि कुछ विविध पहलुओं जो होते हैं, यानी वेरियस एस्पेक्ट जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारत का जो नामांकन होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय महाद्वीप जो था उसको भारतवर्ष के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यानी भारतवर्ष के रूप में इसको जाना जाता है सबसे पहले। क्यों भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत जो राजा थे उनके नाम पे जाना जाता है। भरत जन के थे, उनके नाम पे जाना जाता है। दूसरा क्या नाम है भारत इसका, इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप, इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? भारत देश का दक्षिणी भाग था, ठीक है। भारत देश जो था वो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, और आर्यों के निवास स्थल होने के कारण से इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है। आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त कहा जाता था। वहीं अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, इंडिया को इंडस कहा जाता। इंडस नदी जो थी उसके नाम पे कहा जाता था, यानी इंडस नदी जो थी उसके नाम पे इंडिया कहा जाता था। यानी इंडिया जो था ये किसके, इंडिया कहा जाता था, ठीक है। तो किसके नाम पे, इंडस नदी के नाम पे कहा जाता था इंडिया। यानी इंडिया जो था ये इंडस रिवर के नाम पे कहा जाता था, इंडस रिवर के नाम पे। जो आर्य आए थे भारत, आर्य, ठीक है। आर्य जो इंडिया में आए थे यानी भारत में आए थे उनके नाम पे आर्यव्रत कहा जाता है। जबकि जम्बू द्वीप जो था, जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता है, जो भारत है ये जम्बू द्वीप का साउथ पार्ट था, ठीक है। यानी दक्षिणी हिस्सा था, साउथ पार्ट था, दक्षिणी हिस्सा था। वहीं भारतवर्ष क्यों कहा जाता है, ये भरत जन जो था, ठीक है। यानी भरत जन, जन कहें या कबीला कहें, उसके जो राजा थे उनके नाम पे भारतवर्ष कहा जाता था, ठीक है। अगर इसके आगे बात करें तो इंडस
ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे ये अगर देखा जाए, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय में जो मेलुहा मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे उनको मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। तो उनको क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे, ठीक है, मेलुहा, मेलुहा कहते थे। और इसलिए भारत को मेलुहाओं का देश कहा जाता था, ठीक है, मेलुहाओं का देश कहा जाता था, मेलुहाओं का देश का भी कहा जाता था। मेलुहाओं का देश भी कहा जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे आगे बात की जाए, अगर इससे आगे बात की जाए तो जो चीनी यात्री वैनसांग था, वैनसांग जब भारत आया था तो उसने क्या किया था, तिएनच्यू भारत के लिए क्या, वैनसांग जो था इसने क्या किया था, तिएनच्यू, ठीक है, यानी तिएनच्यू इंडिया के लिए प्रयोग किया था। तिएनच्यू जो, तिएनच्यू नाम जो था इसे भारत इंडिया के लिए प्रयोग किया था। इसको बाद में क्या कहा गया, योनचू जो था, ठीक है, यानी तेनचू या एनचू तू कहा गया था। किसके द्वारा, जब ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है, ह्वेनसांग क्या कहता था, भारत आया था, उस समय इसको तेनचू या तेनचू या एन तू भी कहा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि अगर इससे आगे बात की जाए तो जो फारसी या अरबी लेखक होते थे, ठीक है, यानी कौन होते थे, फारसी जो होते थे या अरबी लेखक होते थे, फारसी या अरबी लेखक होते थे, फारसी या अरबी लेखक होते थे, ये इसको क्या बोलते थे, ये इसको बोलते थे, हिंद बोलते थे, हिंद बोलते थे या हिंदुस्तान बोलते थे। जबकि अगर बात की जाए कि जो पाणिनि था, ठीक है, इसने जो पाणिनि था, ठीक है, नहीं जो था, ठीक है, इसने क्या किया था, एक प्रदेश के रूप में भारत को मतलब निश्चित रूप में अपनी जो बुक थी अष्टाध्यायी, उसमें पहली बार सुनिश्चित रूप से भारत शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, नहीं सुनिश्चित रूप से ये जो पाणिनि था ये भारत का प्रयोग किए थे सबसे पहले। तो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, अर्थात कहा जाए कि सबसे पहले अरे भारत का नामकरण की बात की जाए तो भारत वर्ष जो था इसको भारत इंडिया को भारत वर्ष कहा जाता है। क्यों भारतवर्ष कहा जाता है, सबसे पहले क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भरत जन या भरत कबीला के राजा थे उनके नाम पे इसको भारत कहा गया। जबकि जम्बू द्वीप का भारत जो दक्षिणी हिस्सा था वो इंडिया था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं। आर्यों के आगमन के साथ में क्या कहा गया, इसको आर्यव्रत कहा जाने लगा था। इंडिया कहा गया अंग्रेजों के द्वारा, क्यों, क्योंकि इंडस रिवर के कारण से जो अंग्रेज होते थे इसको इंडिया कहते थे, ठीक है। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे ये अपना व्यापार कहाँ मेसोपोटामिया के साइड में करते थे, तो वहाँ पे इनको मेलुहा कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, और इस कारण से भारत को मेलुहाओं का देश कहा जाता था। अगर बात की जाए कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये भारत जब आया था तो उसके द्वारा इंडिया के लिए प्रयोग जो किया शब्द प्रयोग किया गया था उसको तियान इचू या इन तू कहा गया था, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए कि अरब के यात्री थे या जो फारसी यात्री होते थे, ठीक है, इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया था, हिंद या हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। सुनिश्चित रूप से अगर बात की जाए कि सबसे बेहतर तरीके से भारत का पूर्ण रूप से भारत शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया था, तो पाणिनि ने किया था, ठीक है। तो ये इंडिया के नामांकन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद आगे बात की जाए कि प्राचीन काल में भारत में जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, यानी प्राचीन काल में जो इस इंडिया में शिक्षा के केंद्र थे, प्राचीन काल में जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से थे, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, इसकी बात की जाए, शिक्षा के केंद्र की बात की जाए, ठीक है, यानी शिक्षा के केंद्र की बात की जा रही है, तो वो कौन कौन से थे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले
अगर प्राचीन काल में ही शिक्षा के केंद्रों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले क्या था कि तक्षशिला जो थी, ठीक है, तक्षशिला कहाँ पे है, वर्तमान समय में पाकिस्तान है, उसका एक नगर है रावलपिंडी। रावलपिंडी में क्या है, तक्षशिला अवस्थित है, ठीक है। तक्षशिला के जो आचार्य थे ये चाणक्य थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाणक्य जो थे ये तक्षशिला के आचार्य थे, यानी वहाँ के एक टीचर थे। जबकि नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कुमारगुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उसका उस समय क्या क्या था, प्रमुख केंद्र था। अगर बात की जाए कि ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रह के 18 महीनों तक वहाँ पे रहा था और वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय से ह्वेनसांग ने। अगर बात की जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये महायान बौद्ध धर्म जो था उसकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी नालंदा जो था बौद्ध धर्म की संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। तो ये महायान संप्रदाय का था, महायान संप्रदाय जो था इससे संबंधित इसका प्रमुख केंद्र था। अगर बात की जाए कि वहाँ पे एक पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, तो धर्मगंज जो था उस पुस्तकालय का नाम था। अगर वर्तमान समय में बात की जाए कि जो पटना शहर से जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो पटना शहर से 80 किलोमीटर दूर कहाँ पे है, राजगीर में ये पटना नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है। अगर इसके आगे बात करते हैं कि और कौन से प्लेसेस हैं जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे प्राचीन भारत में, तो फिर बात करते हैं अगले नंबर की वल्लभी। तो वल्लभी जो था ये हीन या धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था उस समय। और इस समय यहाँ से इत संघ जो था इसने यहाँ के बारे में लिखा था अपनी पुस्तक में, ठीक है। और यह माना जाता है कि यहाँ से 100 बौद्ध विहार जो थे वो उसे बनाए गए थे, ठीक है, यानी यहाँ पे अवस्थित थे। नेक्स्ट की बात करें तो कहा जाता है कि विक्रमशिला, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। और इस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था और मुस्लिम आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी थे उसके द्वारा क्या किया गया था, विक्रमशिला जो था उसको नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, इसको विक्रमशिला को नष्ट कर दिया गया था। अगर इसके आगे की बात की जाए तो इसके आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगर इसके आगे बात की जाए कि हाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो जिसमें गणित की बात की जाए तो गणित में देखा जाता है, ठीक है, कि उस समय यानी प्राचीन भारत में क्या था कि सबसे पहले जो क्या किया गया था, जो गणना की शुरुआत की थी, यानी इसके उल्लेख की बात की जाती है, ठीक है, यानी जो काउंटिंग शुरू की गई थी, यानी काउंटिंग की जाती थी किसी चीज़ की, यानी नंबर की काउंटिंग की जा रही है, यानी किसकी गणना की जा रही है, ठीक है, यानी जो गणना की जा रही थी, गणना, इसका साक्ष्य की बात की जाए अगर
तो इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है कि सबसे पहले भारत में शुरुआत की गई थी। तो इसका उल्लेख हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, ऋग्वेद जो था हमारे, ऋग्वेद से यह जानकारी मिलती है कि भारत में उस समय भी चीज़ों की गणनाएं की जाने लगी थी। ठीक है, तो यानी गणित के क्षेत्र में भारत आगे निकल चुका था। अगर बात की जाए कि 3 विशिष्ट योगदान जो थे भारतीयों के द्वारा दिया गया था, वो तो क्या था, तो 3 विशिष्ट योगदान भारतीयों के द्वारा कौन कौन सा दिए गए थे इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 योगदान में क्या था, 3 योगदान की बात की जाए जो विशिष्ट योगदान माने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या था, यानी अंकन पद्धति जो था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, जो अंकन पद्धति है, अंकन पद्धति की बात की जा रही है, अंकन पद्धति की बात की जा रही है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है जो दशमलव प्रणाली थी। ठीक है, यानी क्या था, दशमिक बोलते हैं या दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसकी बात की जाती है, पद्धति की बात की जा रही है। फिर तीसरा क्या था, अगर तीसरा की बात की जाए तो क्या है कि तीसरा जो था यानी डिस्कवरी ऑफ जीरो या शून्य की खोज की गई थी, शून्य की खोज की गई थी, शून्य की खोज जो की गई थी। ये भारतीयों के द्वारा 3 योगदान थे जो गणित के क्षेत्र में दिया गया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात की जाती है, फिर डेसिमल सिस्टम की बात की जाती है, तीसरा क्या है, शून्य की खोज की गई थी। इन तीनों के बिना कोई भी गणित की शाखा का जन्म हो ही नहीं सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन चीज़ों को माना जाता है। अगर इसके आगे बात की जाए कि भारतीयों का और क्या योगदान था, तो क्या था कि एक के पीछे आगे जो थे, ठीक है, यानी एक के आगे, यानी एक जो है इसके आगे, यानी ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता है एक के आगे 12 बार, ठीक है, यानी एक के आगे जो था कितना, एक के आगे 12 बार, यानी 12 टाइम जो था क्या करना था कि अगर जीरो लगा देते हैं, ठीक है, एक के आगे क्या क्या था, कहता 12 बार क्या था, जीरो अगर लगा देते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते थे, उसको परार्थ बोलते थे, यानी परार्थ बोलते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कहा गया। वहीं रेखागणित संबंधी जो विद्वान सॉरी कहते हैं रेखागणित संबंधी जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यानी रेखागणित यानी टेग्नोमेट्री की बात की जा रही है या रेखागणित की बात की जा रही है। ठीक है, रेखागणित की बात की जा रही है। तो रेखागणित के उस समय क्या था, इसके जो सिद्धांत दिए गए थे उसको किसने किया था, जो बौद्ध, ठीक है, यानी जो बौधायन जो थे उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। रेखागणित से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे उसको बौधायन के द्वारा दिया गया था। वहीं बात की जाए कि आर्यभट्ट ने, तो आर्यभट्ट ने क्या किया था, इन्होंने एरिया बताया था, क्षेत्रफल वगैरह की बात की जाने लगी थी। ठीक है, यानी आर्यभट्ट ने क्या किया था कि क्षेत्रफल वगैरह के बारे में इन्होंने बात की थी। तो बात की जाए कि इन्होंने क्या कहा, तो क्षेत्रफल के नियम दिए थे, यानी एरिया से संबंधित जो रूल थे उनसे बात की थी, एरिया से संबंधित रूल दिए थे, एरिया से संबंधित जो संबंधित क्या थे, नियम थे, उसको इन्होंने दिया था। ठीक है, अगर इनकी बुक की बात की जाए, आर्यभट्ट की जो बुक थी ये कौन सी थी, तो इनकी जो किताब थी उसका नाम है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की किताब का नाम है। तो ये एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर गणित के क्षेत्र में भारतीयों की बात की जाती है तो सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू की थी यानी गणना की शुरुआत हुई थी, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। अगर वहीं कहता है कि मतलब जो भारतीयों के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान दिए गए थे सबसे पहले, ठीक है, तो उनकी बात की जा रही है। तो भारतीयों के द्वारा जो योगदान दिया गया था किसमें दिया गया था, अंक जो अंकगणित का विकास हुआ है जिसके द्वारा, तो उसको कहते हैं अंकन पद्धति, यानी नंबर सिस्टम की बात की जा रही है। तो नंबर सिस्टम भारतीयों के द्वारा दिया गया था। दूसरा जो दशमिक पद्धति है यानी डेसिमल सिस्टम है उसकी बात की जा रही है। तीसरा शून्य की खोज भारत के द्वारा की गई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके द्वारा माना जाता है कि गणित जो थी, गणित का विकास भारत में हुआ था और वहाँ से ही चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। फिर बात की जाएगी कि एक के आगे 12 बार जीरो लगा देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, परार्ध बोलते हैं, परार्ध बोलते हैं। वहीं रेखा गणित से संबंधित जो नियम थे, ठीक है, यानी
जो रेखा गणित से संबंधित नियम थे, इसको जिसने दिया था उसे क्या बोलते हैं, बोधायन बोलते थे। ठीक है, बोधायन जो थे उन्होंने रेखा गणित से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। वहीं बात की जाए कि आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ने क्या किया था, एरिया से संबंधित यानी क्षेत्रफल से संबंधित जो नियम थे उसे दिए थे। और इनकी जो किताब थी सूर्य सिद्धांत थी। सूर्य सिद्धांत ये जो है एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर वहीं इसके आगे बात की जा रही है तो आगे क्या है, अगर इसके आगे बात की जाए तो क्या कहा जाएगा कि जो अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाती है, किसकी, ज्योतिष या खगोल विज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है, खगोल विज्ञान की बात की जा रही है, तो खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने क्या किया था, सूर्यों की जो ग्रह होते थे, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था। यानी किसने, आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट जो थे इन्होंने क्या किया था, जो ग्रह होते थे ग्रहों के पोजीशन की बात की बताई थी। ठीक है, यानी ग्रहों की जो स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या थी उसके बारे में बताया दिया था। ठीक है, यानी 5वीं शताब्दी में ही, क्या 5th सेंचुरी जब था, ठीक है, यानी 5th सेंचुरी में ही आर्यभट्ट ने क्या किया था, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताना शुरू कर दिया था। अगर बात की जाए कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में, तो ज्योतिष विज्ञान के बारे में क्या था, आर्यभट्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में बात की थी। तो ज्योतिष विज्ञान के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, यानी ज्योतिष के बारे में बात की जा रही है, ज्योतिष विज्ञान के बारे में। ठीक है, तब ज्योतिष विज्ञान की बात की जाती है, तो ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों के किसने सबसे पहले दिया था, तो जो बराह मिहिर थे। ठीक है, यानी बराह मिहिर जो थे इन्होंने क्या किया था, अपने पंच सिद्धांतिका, ठीक है, यानी इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था पंच सिद्धांतिका। इनकी बुक का क्या नाम था, पंच सिद्धांतिका नाम था। ठीक है, तो और साथ में क्या नाम था, बृहत जातक, आगे और क्या था, बृहत संहिता। ये 3 किताबें हो गई। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्या कहते, लघु जातक इसकी रचना की थी, और इनके माध्यम से ज्योतिष विज्ञान को बताने का प्रयास किया था उन्होंने। ठीक है, अगर इसके आगे बात की जाए, अगर इसके आगे बात की जाती है, तो अगर फिजिक्स की बात की जाती है, ठीक है, यानी भौतिकी की बात की जाती है, तो भौतिकी में क्या था, भौतिकी में उस समय भारत में क्या था, परमाणुवाद बताया जा चुका था। ठीक है, यानी भौतिक शास्त्र में क्या था, भौतिक शास्त्र में परमाणुवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, परमाणुवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा चुका था, और इसका प्रतिपादन किसने किया था या संस्थापक किसने किया था, तो वो कौन थे, वैसे इसकी दर्शन के प्रवर्तक जो थे कणाद थे। ठीक है, यानी परमाणुवाद किसने दिया था, तो जो उन्होंने कणाद ने दिया था, तो यह ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए रसायन विज्ञान की या रसायन शास्त्र की, तो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र को रस विद्या कहते थे। ठीक है, उस समय क्या कहा जाता था, रस केमिस्ट्री जो थी, यानी ठीक है, केमिस्ट्री जो थी इसको क्या कहा जाता था, इसको रस विद्या कहा जाता था, रस विद्या कहा गया, रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। और जो बौद्ध दार्शनिक थे कौन थे, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो थे, एक मिनट, नागा अर्जुन जो थे, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। अगर चिकित्सा के बारे में बात की जाए, ठीक है, यानी मेडिकल साइंस के बारे में बात की जाती है, चिकित्सा के बारे में बात की जाती है, चिकित्सा के बारे में बात की जाए, तो चिकित्सा के बारे में जो अथर्ववेद था, ठीक है, अथर्ववेद जो था उसमें चीज़ें चर्चा की गई थी कि कैसे शल्य चिकित्सा की जाती थी, यानी ऑपरेशन वगैरह कैसे किया जाता था, इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक है, और वहीं पे चरक जो थे, ठीक है, चिकित्सा के बारे में जो चरक थे, चरक जो एक थे अपने टाइम पे एक डॉक्टर थे, इन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया था, चरक संहिता का निर्माण किया था।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कहीं पे भी। अगर इसके आगे नेक्स्ट क्या कहता है कि जो भारत के जो सूर्य मंदिर है, इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है, ठीक है, यानी जो इम्पोर्टेंट सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल्स हैं, ठीक है, यानी जो इंडिया के सन टेम्पल्स हैं की बात की जा रही है, सन टेम्पल्स की बात की जा रही है, यानी सूर्य मंदिर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इनकी बात की जाए तो सबसे पहले बात की जा रही है किसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ पे है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है ये बताइएगा। तो ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण जो था किसने किया था, जो गंग वंश के शासक थे, कौन थे, गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे, ठीक है। जो गंग वंश के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यह क्या था, सूर्य मंदिर जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह किसमें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें क्या किया गया था, 1984 में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर इसके आगे बात की जाए कि दूसरा सूर्य मंदिर भारत का कौन सा है, तो दूसरा भारत का सूर्य मंदिर कौन सा था, मोंडेरा का सूर्य मंदिर, मोंडेरा का सूर्य मंदिर। ये किस जिले में है, तो सूर्य मंदिर ये किस जिले में है, ओ सॉरी किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये गुजरात में है। और क्या किया गया था, इसको हिंदू ईरानी जो शैली है उसमें का प्रयोग किया गया था यहाँ पे बनाने में, ठीक है, यानी हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग किया गया है इसको बनाने में, ईरानी शैली से तैयार किया गया है, ईरानी ईरानी शैली से इसको तैयार किया गया है। अगर बात की जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, जो सोलंकी राजा भीमदेव ने क्या किया था, इसके दूसरे हिस्से का निर्माण करवाया था, ठीक है, यानी किसने करवाया था, जो इसके दो पार्ट को बनाया गया था, ठीक है, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका, जो सेकंड पार्ट है उसको किसने बनवाया था, सोलंकी जो थे, ठीक है, यानी सोलंकी के जो राजा थे, सोलंकी के जो राजा थे कौन थे वो, भीमदेव, भीमदेव जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए कि खजुराहो का वो मतलब इसे गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है, यानी बात क्या कहते हैं, गुजरात का खजुराहो भी कहते हैं इसको, इसको गुजरात का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो, गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में है, अनंतनाग में है। ये कहाँ पे, अनंतनाग में है, ठीक है। अगर बात की जाए कि मार्तंड सूर्य मंदिर जो था इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसकी बात की जा रही है। तो इसको किसने निर्माण करवाया था, तो जो थे ललितादित्य जो थे, ठीक है, ललितादित्य जो थे, कौन, ललितादित्य मुक्ता, मुक्ता पिंड जो थे, ठीक है, इन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात की जाए तो कौन सा है, सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, ठीक है। चौथा क्या है, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण सूर्य नारायण जो थे स्वामी मंदिर जो है, ठीक है, स्वामी मंदिर जो है इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है।
ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चौथा, पांचवा क्या है, कौन सी सूर्य मंदिर है, तो वो है सूर्य पहर मंदिर। सूर्य पहर मंदिर, सूर्य पहर मंदिर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? आसाम में है। अगर इनमें से इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो पेपर में मार्तंड सूर्य मंदिर ये हो गया, ठीक है, या फिर मोंडेरा का सूर्य मंदिर के बारे में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि मोंडेरा का सूर्य मंदिर जो है 100% जो है, ठीक है, यानी 100% ये क्या है, सोलर से संचालित किया जा रहा है, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है, सोलर एनर्जी से इसको चलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो इसका परिसर है उसको सोलर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। जबकि मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में, ठीक है, यानी 2019 जो था उसमें यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था, जिस कारण से मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ललितादित्य जो थे, मुक्ता पीठ जो थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर भारत में प्रमुख जो संवत चल रहे थे उस समय, ठीक है, यानी कौन से थे, जो प्रमुख संवत चल रहे थे, यानी प्रमुख संवत चल रहे थे, प्रमुख संवत, इनकी बात की जा रही है, ठीक है, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं ताकि कभी भी किसी परीक्षा में अगर पूछ लेता है तो गलती होने की गुंजाइश कम से कम हो, ठीक है। तो प्रमुख संवत के बारे में अगर बात की जाए तो विक्रम संवत की बात की जाए, सबसे पहले किसका, सबसे पहले कौन सा था, विक्रम संवत, विक्रम संवत की बात की जा रही है, ठीक है। तो विक्रम संवत की बात की जा रही है, तो विक्रम संवत कब से कब तक, विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत क्या है, इसको 78 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी 78, सॉरी 57 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी 57 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी ईसवी पूर्व से माना जाता है। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसको चलाया किसने के द्वारा गया था, जो गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे उनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसको शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अगला कौन सा संवत था, दूसरा संवत की बात की जाए तो भारत में कौन सा था, वो था शक संवत था, शक संवत, शक संवत की अगर शुरुआत की बात की जाए, शक संवत की जो शुरुआत की बात की जाती है, शक संवत की शुरुआत की बात की जा रही है, तो शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी, 78, ठीक है, ईस्वी से माना जाता है कि 78 ईस्वी जब स्टार्ट हुई थी तब से इसका संचालन शुरू हुआ था, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसको शुरुआत किसने किया था, तो इसके शुरुआत किसने किया था, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, यानी किसके, कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगर इसके आगे तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है कलचुरी चेदी संवत, कौन सा है, कलचुरी, कलचुरी चेदी संवत, कलचुरी चेदी संवत जो था, कलचुरी चेदी संवत, ठीक है, तो कलचुरी चेदी संवत जो था इसको ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा, ईश्वर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। कब इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो था 248 ईसा पूर्व से माना जाता है, 248 से 249 ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है। अगर बात करें चौथा क्या है, गुप्त संवत है, क्या है, गुप्त संवत है, तो गुप्त संवत की बात करता है, तो गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसको 319 ईसा पूर्व से माना जाता है, ईसा पूर्व से माना जाता है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, चंद्रगुप्त
प्रथम ने की थी, फर्स्ट ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यहीं पे कि अगला कौन सा था, तो अगला कौन सा था, जो था बल्लभी, बल्लभी संवत जो था, इसकी बात की जा रही है, बल्लभी संवत। तो बल्लभी संवत जो था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अल-बरूनी का जो ग्रंथ है उससे मिलती है। ठीक है, यानी अल-बरूनी जो थे उनके ग्रंथ से मिलती है कि जो शक काल के ये, यानी जो शक काल है, ठीक है, यानी जो शक काल है उसके 241 वर्षों के बाद में शुरू हुआ था। 241 जो वर्ष थे, ठीक है, 241 वर्ष के बाद से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर बात की जाए कि अगला कौन सा है, तो अगला कौन सा है, तो अगला होगा हर्ष संवत। हर्ष संवत, हर्ष संवत था, ठीक है, जिसे वर्धन वंश के राजा तो शासक थे, कौन थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है, यानी किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, 606 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सम्मत हो जाते हैं। अगर इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले शुरुआत होती है किसकी, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है, 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उन्होंने की थी। दूसरा है शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब से होती है, 78 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात की जाए कि किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो थी कनिष्क के द्वारा किया थी। अगर तीसरा कौन था, तो कहता है कलचुरी चेदी संवत जो था, कलचुरी चेदी संवत जो था इसकी है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो किसने शुरुआत की थी, ईश्वर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। कब से, 248 से 249 ईसा पूर्व में किया गया था। अगर बात की जाए यहीं पे कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 319 ईसा पूर्व, 319 ईसा पूर्व से शुरू किया गया था। और शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं, कहता है कि बल्लभी संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसकी जानकारी मिलती है अल-बरूनी के ग्रंथ से मिलती है। अगर कहा जाता है कि शक काल जो था, ठीक है, यानी जो बल्लभी संवत है, ये शक काल के 241 वर्षों के बाद में शुरू किया गया था। तो शक संवत कितना है, यानी 241 में 78 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 78 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, 319 होगा। तो इस तरह से इसकी स्थापना को निकाला जाता है। अगर बात करते हैं कि हर्ष संवत जो था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। कब, 606 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी। अब इसके आगे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस एंसेंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, ठीक है, यानी जो एंसेंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ी गई है, जो शासन व्यवस्था पढ़ी गई है, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उनकी राजधानी क्या थी, उनके संस्थापक कौन थे, और उस राजवंश कौन सा था। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले है जो हयंक वंश थे, ठीक है, कौन थे, हयंक वंश थे। इनकी संस्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी, और अपनी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र को बनाया था। इनके बाद में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी, और इसने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र को बनाया, यानी, और दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। नंद वंश, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद ने की थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र ने राजधानी बनाया था। मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। शुंग वंश जो थे, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। जो कण्व वंश के थे, इन्होंने, इनके वसुदेव, इसका संस्थापक वसुदेव था। वसुदेव ने पाटलिपुत्र को अपना
राजधानी बनाया था। यानी अगर बात की जाए कि वैदिक काल से लेके, ठीक है, यानी वैदिक काल से लेके कहाँ तक, वैदिक काल से मौर्योत्तर काल तक, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड तक, ठीक है। पोस्ट मौर्यन पीरियड जो था, यहाँ तक आते आते, ठीक है, क्या था कि जो बिहार के मतलब बिहार में पाटलिपुत्र थी, इसका वर्चस्व कायम था। लेकिन कण्व वंश जब आया तो इसको पराजित करके सातवाहनों ने इसको पराजित किया और अपनी राजधानी को कहाँ से शिफ्ट कर दिया, इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट कौन से आए थे, नेक्स्ट थे कुषाण, ठीक है, जो कौन से थे, हिंदू यूनानी शासक थे। इसका राजा शासक कौन था कुजुल कन्फ्यूशस प्रथम जो था, इसने पुरुषपुर जो था पेशावर यानी मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर गुप्त वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। गुप्त वंश की जब शुरुआत होती है तो गुप्त वंश अपनी राजधानी कहाँ बना रहे थे, पाटलिपुत्र को बना रहे थे। पाटलिपुत्र को जब बनाया तो उसके बाद में गुप्त वंश को जो सामंत थे पुष्पभूत वंश उन्होंने स्थापित किया, ठीक है। यानी पुष्पभूत जो था, इन्होंने पुष्पभूत वंश की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर को बनाया था। लेकिन थानेश्वर के बाद में हर्ष ने क्या किया था, अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट कौन है, पल्लव वंश जो थे, पल्लव वंश के सिंह विष्णु जो थे, सिंह विष्णु को ने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था। पाल वंश जो थे, पाल वंश जो बिहार में मतलब पनपा हुआ था, इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी और अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। नेक्स्ट कौन सा राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश तो थे, इन्होंने हरिश्चंद्र, इसके संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। नेक्स्ट कौन है, सेन वंश, ठीक है। यानी गुर्जर प्रतिहार जो थे, पाल और सेन, ये कहाँ के थे, ये बंगाल से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं सेन वंश की। सेन वंश की स्थापना कितने की थी, जो सामंत सेन थी इन्होंने की थी और इन्होंने जो राढ़ था उसको अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट कौन थे गहरवाल वंश के थे, इसका जो संस्थापक था चंद्रदेव था, चंद्रदेव ने कन्नौज को अपनी राजधानी बताई। नेक्स्ट थे चौहान वंश, चौहान की स्थापना जो था वसुदेव ने की थी, जिसने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। आगे बात की जाए कि चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश की स्थापना कितने की थी, ननुक ने की थी। कहाँ पे, इसकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। गंग वंश के ब्रज हस्त पंचम जो थे, इन्होंने पुरी को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब एक बार प्राग ऐतिहासिक काल से गंग वंश तक का जो कालक्रम है उसको, और उसकी जो मुख्य घटनाएं थी, ठीक है, यानी कौन सी थी, मुख्य घटनाएं थी, उसके बारे में थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने से पहले एक बार इसको देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो ताकि रिवीजन के पर्पज़ से ध्यान में चीज़ें बनी रहे। तो सबसे पहले क्या कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल की बात करता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसका आरंभ कब से हुआ था, इसका आरंभ जो है, ठीक है, बात की जा रही है प्राग ऐतिहासिक काल का। यानी जब से समय के मतलब क्या था कि मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, यानी प्रारंभ से लेके 3000 ईस्वी तक, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व तक क्या था कि माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल चला था, ठीक है। इसके कई कालखंड हैं, उनको अलग अलग इसी समय क्रम में 0 से 3000 के बीच में बांटा जा सकता है। इस समय क्या था कि जो मानव इतिहास था, ठीक है, यानी कौन सा था, जो मानव का इतिहास था, आदि मानव इतिहास का काल माना जाता है। और इस समय वह अपना जो भोजन था वो मानव शिकार करके पूरा करता था, यानी अपने शिकार करते थे और शिकार पर ही निर्भर रहते थे। और इसी क्रम में इन्होंने, ठीक है, इसी क्रम में इन्होंने आग और पहिए की खोज की थी, आग और पहिए की खोज कर ली थी, ठीक है, पहिए की खोज कर ली थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने पत्थर से निर्मित हथियार बनाना शुरू कर दिया था, पत्थर से निर्मित हथियार, ठीक है, निर्मित हथियार की शुरुआत की थी। और इस तरह से ये मानव सभ्यता आगे बढ़ रही थी, ठीक है। अगर यहाँ से आगे बात की जाए तो आता सबसे पहले जो विकसित सभ्यता की बात की जाती है, तो सबसे पहले विकसित सभ्यता जो भारत की थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में क्या था, पहली सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। पहली सभ्यता जो थी ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी। कहाँ पे पनपी थी, तो सिंधु नदी जो था उसके क्षेत्र में पनपा था। इसका एरिया जो था बृहद था और इसके बृहद मतलब बहुत सारे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी समय क्या था
इसके जो कालीबंगा था, कालीबंगा से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो ऐसे तमाम क्षेत्र थे जहाँ पे साक्ष्य मिले थे। अगर इनकी बात की जाए कि इन्होंने कब्रिस्तान R15 की बात कर लें, ठीक है, R15 की बात कर लें, या 3 साँव एक को एक साथ दफनाना या 2 साँव को एक साथ दफनाना, इनकी बात कर लें। या फिर क्या था कि उस समय ये लोग अपना पोर्ट सिटी बनाते थे, ठीक है। पोर्ट सिटी जो था लोथल था, लोथल की बात कर लें कि वो लोग अपना व्यापार करते थे दूसरे जगहों पे ले जाके। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में देखा गया था। यानी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपनी विकसित अवस्था में उसमें पनप चुकी थी। लेकिन उसकी सभ्यता का अंत हो गया, और उस सभ्यता के अंत के बाद में क्या हुआ, वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले कौन है? वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इस समय क्या हुआ था वैदिक काल में, जो वेदों का संकलन हो चुका था, ठीक है, वेदों का संकलन हो चुका था, जिसमें तीन तीन वेद यानी वेद त्रयी थी, और एक वेद और था जिसे अथर्ववेद था, ठीक है। यानी 4 वेद बनाए गए थे, 4 वेद थे, 4 वेद थे। कई सारे उपनिषद थे, कई सारे उपनिषद लिखे गए, ठीक है, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वैदिक काल में लिखी जा रही थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस समय क्या हुआ कि लोहे का भी व्यापक रूप से प्रयोग होना शुरू हो गया था। जब व्यापक रूप से लोहे का प्रयोग की शुरुआत हुई, तो जिसके कारण से क्या हुआ कि भारत में जो उपज बढ़ी, ठीक है, यानी कृषि के कार्य बढ़ने लगे, जिससे क्या हुआ, उपज बढ़ी, और उपज बढ़ने से क्या हुआ, लोगों में अधिशेष, ठीक है, अधिशेष की भावना का जन्म हुआ, और यहीं से राष्ट्र राष्ट्र जो था, ठीक है, या राष्ट्र या राज्य या प्रांत जो भी कह सकते हैं, राष्ट्र राज्य या प्रांत जो था, इनकी शुरुआत मानी जाती है। तो ताकि अपने जो अधिकार होते थे ये किसी एक संस्था को दे देते थे, जिसको वो लोग समय समय पे टैक्स पे करते थे, ठीक है, समय समय पे टैक्स पेमेंट करते थे, और वो उनके संसाधनों की सुरक्षा करता था। और उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो राजा होता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो वैदिक काल में क्या हुआ कि वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वेद वगैरह लिखे जाते उस समय क्या था कि जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। किसकी? संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। संस्कृत भाषा जो था ब्राह्मण व्यवस्था के कारण से, ब्राह्मण व्यवस्था या जातिगत व्यवस्था के कारण से ये आम जन की भाषा नहीं बन पाई, जिसके कारण से क्या हुआ कि प्राचीन भारत में जब धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस समय जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसमें जब पनप चुके थे समाज में, तो इनमें परिवर्तन के कारण चाहते थे लोग, ठीक है, और एक ऐसी भाषा चाहते थे जिसका जो आम जन की भाषा हो सके। इसलिए महावीर स्वामी, महावीर जैन जो थे, ठीक है, यानी स्वामी थे, या फिर बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाया किसके खिलाफ में, इस जातिगत व्यवस्था के खिलाफ में, और एक दो मतलब भाषा का विकास किया, अपनी भाषा का विकास किया, जिसे प्राकृत भाषा या प्राकृत भाषा कहा गया, ठीक है। प्राकृत भाषा में इन लोगों ने अपने उपदेश दिए, जिसके कारण से ये आम जन की भाषा बन गई। अगर इसके आगे बात की जाए कि 600 ईसा पूर्व में क्या हो रहा था, 600 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य जो था उसका उत्कर्ष हो रहा था। मगध साम्राज्य जो था उसमें क्या था, नंद वंश के शासक धनानंद जो था इसका शासक था, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के अपने मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। मौर्य वंश के अंतर्गत अशोक जो था, ठीक है, अशोक एक महान शासक था जिसने कलिंग राज्य की विजय प्राप्त की थी। साथ में उसने अपने शिलालेख शिलालेख बनाए थे, जिसमें अपने संदेश को लिखता था। उसने विदेशी राज्यों के साथ में जो विदेश नीति होती थी उसको लिखा था, ठीक है, यानी फॉरेन पॉलिसी क्या बनाई जाती थी उसकी, उसके बारे में भी चर्चा की थी। फॉरेन पॉलिसी की चर्चा क्या थी, गरीबों के कल्याण के लिए क्या किया गया था, हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए थे, हॉस्पिटल वगैरह कैसे बनाए जा रहे थे उनकी बात की गई थी। साथ ही साथ ऐसे तमाम कार्य किए गए थे अशोक के द्वारा, जिसको इसने अपने अभिलेखों में दर्शाया हुआ था। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या कहता है, विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले कौन थे, यूनानी आक्रमण की शुरुआत हुई थी। तो सिकंदर भारत की तरफ बढ़ा था,
जिसको रोकना सबसे अति आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो सिकंदर वापस लौट गया था, तो अपना उसका सेनापति जो था उसके द्वारा क्या किया गया था, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विदेशी आक्रमण के अंतर्गत कौन थे? जो बैक्ट्रियन थे, ठीक है, यानी जो बैक्ट्रियन थे, पार्थियन थे, शक थे, कुषाण थे, इनके आक्रमण हुए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भारतीयों का जो व्यापार था मध्य एशिया के साथ में, ठीक है, व्यापार स्थापित हुआ। और सोने का सिक्का जो था, इसका चलन कुषाणों के द्वारा शुरुआत की गई भारत में, यानी सोने के सिक्के चलाए जाने शुरू हो गए थे विदेशी आक्रमण के द्वारा ही। दक्षिण भारत की बात की जाए, संगम काल की बात की जाए, तो इसमें चेर, चोल, पांड जो राजा थे, इनका उत्कर्ष हुआ। यानी अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो ये, ठीक है, ये अगर तीन साम्राज्य की बात की जाए तो ये चेर हो गए, ये चोल हो गए, और ये पांड हो गए। ठीक है, पांड हो गए। तो माना जाता है जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य अपनी विकसित अवस्था में अगर बात की जाए कि ये अपने क्या था, उत्कृष्ट अवस्था में देखा जाए तो इसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया जो था, इस पे भी इसका अधिकार था। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था, चोल शासकों ने क्या किया था, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके साथ में मालदीव पे अपना अधिकार कर लिया था, और बे ऑफ बंगाल जो था, इसको चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आगे बात की जाए तो कहता है गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ठीक है, इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगर बात की जाए कि शास्त्रीय कौन था, शास्त्रीय युग का आगमन हुआ, और गुप्त पीरियड को ही कहा जाता था, मंदिरों का स्वर्णकाल कहा जाता था। अगर ये बात की जाए समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त, ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अपना चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी, चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। और माना जाता है, कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा होता था, 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात इसका साम्राज्य का विस्तार लगभग भारत के कई हिस्सों पे दक्षिण भारत में व्यापक रूप से था। इसी युग में क्या था, कवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। वहीं साथ में कामसूत्र वगैरह की रचना की जा रही थी। आर्यभट्ट ने क्या किया था, खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किया था। गुप्त काल में ही को क्या था, स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता था। अगर बात करें छोटे राज्यों का काल इस समय, ठीक है, तो उत्तर भारत में कई सारे परस्पर युद्ध, छोटे छोटे जो शक्तियाँ थी, इनका उदय हो चुका था, ये सारे आपस में लड़ते ही रहते थे। अब वल्लभी में मैत्रकों ने, थानेश्वर में पुष्पभूत वंश के वर्धन शासकों ने, कन्नौज में मौखरियों ने, बंगाल में चंद शासकों ने, मगध में परवर्ती गुप्तों ने क्या किया था, स्वतंत्रता की स्थापना कर ली थी। आगे बात की जाए तो कि हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन का काल क्या था, गुप्तोत्तर काल में माना जाता है। तो हर्षवर्धन के काल के समय ही क्या हुआ था, हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, हुड़ का आक्रमण शुरू हो गया था, और इसके अंत का, यानी चंद्रगुप्त वो क्या करता था, हर्षवर्धन के समय में जब इसके शासनकाल का अंत हो गया, तो उस समय क्या था कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, पक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, इन्होंने भागीदारी की थी। तो आगे बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो मंदिर निर्माण की शैली का विकास हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जो नागर शैली थी, ठीक है, नागर शैली मानी जाती है कि उत्तर भारत की शैली थी, जिसका विस्तार हिमालय से लेके विंध्य पर्वत से, ठीक है, विंध्य पर्वत के पहले तक था। यानी अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, तो इंडिया की अगर बात की जाए, एक मिनट, अगर इंडिया की बात की जा रही है, तो इंडिया अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और मान लीजिए ये विंध्य पर्वत है, क्या है, ये विंध्याचल रेंज है। तो विंध्याचल रेंज और इधर हिमालय रेंज है, तो इसके बीच में जो विस्तार था, ये नागर शैली का विस्तार था। ठीक है, नागर शैली का विस्तार था। जबकि सुदूर दक्षिण की ओर, ठीक है, सुदूर दक्षिण की ओर, यानी यहाँ इधर, ठीक है, यानी सुदूर दक्षिण की ओर क्या था, द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इधर क्या हुआ था, द्रविड़ शैली का विकास हुआ था।
जबकि जो मध्य भारत था इसमें क्या था, बेसर शैली का विस्तार हुआ था, यानी बेसर शैली जो था इसका विकास हुआ था। तो माना जाता है कि ये गोवा, कर्नाटक और आंध्रा से में प्रभावित था। अगर बात करते हैं कि नागर शैली की, तो नागर शैली कहाँ पे, बंगाल के पाल और सेन वंश के, उड़ीसा में क्या था, उड़ीसा में सोमचेदी, ठीक है, ये सब थे वंश थे। और मध्य प्रदेश के चंदेल, कलचुरी, परमार, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार, गढ़वाल, गुजरात के चालुक, सोलंकी, राजस्थान, दिल्ली के चौहान, इन सब ने क्या किया था, नागर शैली में जो मंदिर स्थापत्य कला की विकास किया था। अगर बेसर शैली की बात की जाए तो दक्कन, ठीक है, दक्कन जो था, ठीक है, दक्कन से भारत की शैली विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी जो थी वहाँ तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं अगर इससे संबंधित शासकों की, तो मनय खेत जो थे कि राष्ट्रकूट, कल्लड़ी के चालुक, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय जो थे, इनके द्वार समुद्रम के होयसाल जो थे, ठीक है, इनके द्वारा पेशा शैली का विकास किया गया था। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो द्रविड़ शैली कहाँ पे, इससे संबंधित कौन थे, पाल्लो थे, महान चोल साम्राज्य था, पांड था, विजयनगर के शासक नायक थे, ठीक है। तो ये चीज़ें एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित हो गई। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इसको देख लिया गया है लास्ट बार, ठीक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अति इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2021 का आरओ का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, आरओ का पेपर उठा लो, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएगा। पूछा था कि जो आर्यभट्ट की बुक है उसका नाम क्या है, यानी मिलान करना था, जिसमें आर्यभट्ट की किताब के बारे में पूछा था, आर्यभट्ट की जो बुक थी उसके बारे में पूछा था। दूसरा, इनकी बुक कौन थी, सूर्य सिद्धांत थी। दूसरा क्या पूछा था कि जो संवत है, ठीक है, यानी संवत के बारे में जो प्रमुख संवत दिए गए थे, कि संवत जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, इसको मिलान करना था। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अगर जिसको नॉलेज रहा होगा उसका सही गया होगा क्वेश्चन, अदरवाइज गलत किया होगा। तो मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। और मिडिवल हिस्ट्री कल से शुरू की, नेक्स्ट वीडियो से शुरू की जाएगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए ज़िंदगी का अपने, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।